नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई रिवीजन सीरीज में। जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी सीरीज में। आज के टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज, विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ कांग्रेस। किस सेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। बेसिकली कुछ इस तरीके की है, तो इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझिए। 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया था, तो इसका हर जगह पे प्रोटेस्ट किया जा रहा था। फिर ये यहाँ से एक साल बाद जब गया, तो इसने वहाँ पे जाकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की, रिपोर्ट बेसिकली दी, जिस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया था कि जो इंडिया की सिचुएशन है वो प्रेजेंट टाइम में उस समय क्या नहीं थी, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए। तो इस रिपोर्ट को लेकर के हर जगह हंगामा हुआ। इवन साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसको भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहे थे। तो आपने देखा भी होगा साइमन गो बैक के जो स्लोगन वगैरह थे। तो जो गवर्नमेंट थी उस समय, उस गवर्नमेंट ने बेसिकली जो इंडियन थे उन इंडियन को एक चैलेंज दिया कि चलिए हमारे द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक काम करिए कि आप खुद एक इस तरीके का सॉल्यूशन लेकर के आइए जो सॉल्यूशन एक्सेप्टेड बाय ऑल, मतलब ऐसा सॉल्यूशन लाइए जिस सॉल्यूशन को सभी लोगों द्वारा क्या हो, वो एक्सेप्ट हो। इस चीज़ को कांग्रेस ने लिया और एक कमेटी बनाई विच इज़ कॉल्ड नेहरू कमेटी। और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की विच इज़ कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बेसिकली जो बात थी वो बात थी डोमिनियन स्टेटस की। जरा ध्यान से समझिएगा, डोमिनियन स्टेटस की बात थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस। तो इसको बोलते हैं अधिराज्य। मतलब कि जो डिसीजन अथॉरिटी होगी वो मेरे हाथ में होगी, साइनिंग अथॉरिटी किसके हाथ में होगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में होगी। कुछ इस तरीके से था। बट जब इस तरीके की डिमांड की गई तो जो कांग्रेस थे उसमें से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोगों ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, इस पक्ष में नहीं थे कि हमें डोमिनियन मिले। वो कंप्लीट फ्रीडम की बात करते थे। तो जब इस तरीके से हुआ तो गांधी जी के कहने पर इन्होंने एक साल का टाइम दिया आईएनसी को। इवन ये लोग अलग हो गए थे, अलग से उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली थी। तो एक साल का टाइम दिया गया। तो अब हिसाब ये बैठा कि 1928 में रिपोर्ट आती है और एक साल का टाइम मिलता है। इसका मतलब 1928 से 1929 का टाइम था फॉर द डोमिनियन स्टेटस। अब कुछ इस तरीके से कहानी होती है। 1929 में सेशन होता है लाहौर में। हर साल ध्यान रखिएगा, जो सेशन कांग्रेस के होते हैं वो दिसंबर में सेशन होते थे हर साल, 25 से 28 दिसंबर के बीच में। तो लाहौर सेशन में इस बार जो चेयरमैन बने उस सेशन के, वो बने जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, रावी नदी के तट पर हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रावी के कोस्ट पर हुआ था लाहौर में। इस सेशन में चूंकि एक साल वाली जो कंप्लीट मैंने पीछे आपको बताई थी कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो फिर अब जाकर के कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया, जिस रिजोल्यूशन का जो मेन एम था वो क्या हो गया, कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेशन था, तो ऑब्वियस बात है वो सेशन कौन सा होगा, आपका लाहौर सेशन था, जिस लाहौर सेशन में कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड की गई थी। क्लियर हो गया। मैं जानबूझ के डिटेलिंग बता रहा हूँ, सीधे पॉइंटर करने से कोई मतलब नहीं बनेगा कि आपको ऑप्शन बताऊँ उसके बजाय आप समझिए। इसी बहाने प्रिपरेशन भी आपकी होती चलेगी। क्लियर हो गया। तो ये वो लाहौर सेशन था जिसमें कंप्लीट फ्रीडम या पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था बाय द आईएनसी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंसेस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल ग्राउंड। सिंपल मतलब है कि इनमें से जो चार आप देख रहे हैं, इन चार में से कौन सी एक ऐसी सजा है या माफ़ी है बेसिकली जो कि आपके नॉर्मल जो ग्राउंड होता है उसको कम ग्राउंड कर देती है। सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। हमारा जो आर्टिकल नंबर 72 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिकली बात करता है पार्डन पावर की। पार्डन पावर किसकी, प्रेसिडेंट की। भारत में कोई व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की सजा मिली हुई है, इवन फांसी ऑल्सो, जिसे कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, उसमें वो प्रेसिडेंट के पास क्या हो सकता है, जा सकता है अपनी क्षमा के लिए। तो जो प्रेसिडेंट होता है उस प्रेसिडेंट के पास
टोटल 5 पार्डन पावर होती हैं, जिनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक होती है, सबसे पहली तो होती है पार्डन, दूसरी आपकी दिया हुआ है रेस्पाइट, थर्ड होती है रेमिशन, रेमिशन, फोर्थ होती है आपकी कम्यूट, कम्यूट, एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड रेप्राइव, रेप्राइव। हम लोग एक वीडियो भी बनाएंगे प्रेसिडेंट की पार्डन पावर पे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो टोटल आपकी 5 क्या होती हैं, पावर होती हैं। इसको समझने के लिए आप इसको इस तरीके समझिए कि किसी भी पर्सन को 10 साल की सजा दी गई है, और वो सजा कुछ इस तरीके से है कि उसको सश्रम कारावास है, पत्थर तोड़ने की सजा है। तो इन पांचों कंडीशंस में मैं आपको समझा देता हूं कि कैसी सजा को किया जा सकता है। तो पहली अगर जो होती है सजा, उसमें कंप्लीटली सजा को क्या किया जाता है, माफ किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्डन। दूसरी जो सजा होती है, याद रखिए, अब देखिए ध्यान से, कि उस व्यक्ति की 10 साल की जो सजा है उसको एज इट इज रखा जाए, लेकिन स्टोर तोड़ने की जगह उसको सजा दी जाए कि वो फ्लावरिंग का काम करेगा, ठीक है, फ्लावर लगाने का काम करेगा। तो यहां पे सजा का ध्यान से, ये है सजा का टेन्योर, एंड दिस इज कॉल्ड नेचर। तो 5 तरीके से आपको समझना होता है। एक तो हो गया पूरी तरीके से, मतलब ये भी माफ, ये भी माफ। दूसरा हुआ कि 10 साल सेम रखेंगे बट नेचर चेंज कर दिया। तीसरी कंडीशन में हमने इसको 5 ईयर्स कर दिया, वेट कीजिए, हमने इसको क्या कर दिया, 5 साल कर दिया, लेकिन अभी भी आपको तोड़ना क्या है, स्टोन ही उस व्यक्ति को तोड़ना है। तो यहां पे सजा का क्या कम कर दिया हमने, टेन्योर कम कर दिया, नेचर सेम रखा। नेक्स्ट कंडीशन में हम जो पेनल्टी है उसको 5 साल कर दें, और स्टोन को तोड़ करके भी फ्लावर कर दें, मतलब स्टोन वाली सजा को भी कम करके क्या कर दें, फ्लावर कर दो। देखिए थे मुझे, पहले में टेन्योर कम हो रहा है, नेचर सेम। दूसरे में टेन्योर कम हो रहा है, नेचर चेंज हो गया। थर्ड में टेन्योर और नेचर दोनों होता है। तो ये आपकी 4 होती हैं, और जो लास्ट होती है वो होती है आपकी सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है यहां पे, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस कंडीशन में सजा आपकी माफ हो गई, मतलब वो व्यक्ति फ्री हो गया है, वो अपने घर जा सकता है। लेकिन यहां पर सजा आपकी माफ नहीं हुई है, यहां पे सजा बस फॉर सम टाइम, आप कह सकते हो शॉर्ट नोटिस पे, छोटे से टाइम के लिए क्या की गई है, सस्पेंड की गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजन। तो जो मेडिकल ग्राउंड होते हैं, उस मेडिकल ग्राउंड में सजा को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये 5 तरीके की पार्डन पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी ये पार्डन पावर, स्पेशली क्योंकि इसमें आपको, मैंने अभी आपको बताया, जो कैपिटल पनिशमेंट होता है, फांसी, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये लोग प्रेसिडेंट के पास अप्लाई करते हैं, जो कैपिटल पनिशमेंट वाले होते हैं, तो वो इसी में जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले तो समझिए व्हाट इज हैबियस कॉर्पस। ध्यान रखिए, जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं, ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 है, इंक्लूडिंग एक्सेप्शन ऑल्सो। तो किसी सिचुएशन में अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो उस दशा में आपके पास 2 ऑप्शन, यू हैव 2 ऑप्शन टू गो टू द कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड अदर ऑप्शन यू हैव ऑप्शन अबाउट टू गो टू द हाई कोर्ट। The first one is called Supreme Court under Article 32. It means if anyone's fundamental right is get violated, then he has the article number 32, which means he can directly approach to the Supreme Court. And under Article 226, 226 में ही कैन गो टू द हाई कोर्ट। तो फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल दिस एंड दिस। अब जब सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जाएगा, देन तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट में, कोई का एग्जांपल ले लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास 5 तरीके के वेपन होते हैं। वेपन वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, 5 हथियार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिन हथियारों से वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इन 5 हथियारों में से एक हथियार आपके सामने लिखा हो, विच इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। बाकी के बारे में मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट होता है मैंडेमस, मैंडेमस। नेक्स्ट होता है प्रोहिबिशन,
इन सब पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग आराम से इसको कवर करिएगा। प्रोहिबिशन, नेक्स्ट होता है आपका क्यो वारंटो, क्यो वारंटो, एंड लास्ट वन इज सर्टियोरी, सर्टियोरी, RERY, RARI, ठीक है। ये 5 आपकी क्या होती हैं, पार्डन पावर होती हैं, सॉरी रिट्स होती हैं, विच इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन है, तो हैबियस कार्पस पूछ रहा है। तो हैबियस कार्पस को पहले तो हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सिंपल तरीके से ये हुई हिंदी इसकी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो हैबियस कॉर्पस होती है, ध्यान से, हैबियस कॉर्पस होती है, ये बेसिकली किसी भी ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो अवेलेबल नहीं है, दो सिचुएशन में है, या तो उसको किडनैप किया गया है या फिर वो मिल नहीं रहा है, किसी रीजन से मिल नहीं रहा है। तो उस सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा वो ऑर्डर देगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर पर्सन को किसके सामने लेके आओ, कोर्ट के सामने लेकर के आओ। ये होता है हैबियस कॉर्पस। मतलब अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से कहीं फंसा हुआ है, गायब हो गया है, किडनैप हो गया है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो जो रिलेटेड अथॉरिटी है उनको ऑर्डर दे, कोर्ट को ऑर्डर दे क्या कि साहब इसको पेश करो। तो यहाँ पे कंडीशन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहां लिखा है ओनली द डिटेन्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर द रिट। तो लॉजिक बात है, जो व्यक्ति ऑलरेडी किडनैप है या फिर डिटेन है, कहां पे डिटेन्ड है, पुलिस स्टेशन में या समथिंग कहीं जगह पे, तो वही बंदा, अगर यहां पे ओनली की कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब केवल वही अप्लाई कर सकता है फॉर द रिट्स। तो जो ऑलरेडी मिल नहीं रहा है वो व्यक्ति, लॉजिकली बात है, कैसे अप्लाई कर सकता है। क्लियर हुआ। तो सिंपल बात है, यहां का मीनिंग होता है कि उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है फॉर द हैबियस कॉर्पस। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, क्योंकि जो डिटेन्ड पर्सन है, इसमें जो टेक्निकल वर्ड आ गया वो आ गया ओनली। तो ओनली कभी ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि जो डिटेन्ड पर्सन हो वो क्या करे, अप्लाई करे। क्लियर। तो यहां पे क्लियर हो गया आपको हैबियस कॉर्पस, और ये हो गई आपकी 5 तरीके की रिट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज हु एक्ट एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझिए, इंडिया में जितने भी तरीके के बिल्स होते हैं या जितने भी तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, ऑर्डर होते हैं, वो सारे ऑर्डर कौन लेता है, पीएम लेता है। ध्यान से, प्राइम मिनिस्टर। किसकी हेल्प से लेता है, तो प्राइम मिनिस्टर लेता है कैबिनेट, या यू कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैबिनेट। तो यहां पे बेसिकली कुछ इस तरीके से काम होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ध्यान से, मान लीजिए एक मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को लीड कौन करता है, पीएम। और इस मीटिंग में यहाँ पे कौन बैठते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी मीटिंग देखी होगी जिस मीटिंग में बहुत सारे मिनिस्टर्स बिठाए जाते हैं, तो ये आपके कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या कैबिनेट होती है। तो लॉजिक बात हुई कि इस मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए या जो ऑर्डर लिए गए या सिंपली डिसीजंस लिए गए, उन निर्णयों को ध्यान रखिए, पीएम केवल डिसीजन ले सकता है। ठीक है। तो डिसीजन इस कैबिनेट के जो होंगे, इस डिसीजन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंप्लीमेंट तभी होगा जब इसको फाइनली क्या करना होगा, साइन करना होगा। तो इंडिया में जो साइनिंग अथॉरिटी है वो पीएम के पास नहीं है। तो जो साइनिंग अथॉरिटी है वो किसके पास होती है, वो साइनिंग अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास। तो लॉजिक है कि ये जितने भी आपके डिसीजंस इसमें आए, इन सभी डिसीजंस को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मतलब साइन करने के लिए कौन है, प्रेसिडेंट। तो लॉजिक है, इन डिसीजंस को कौन बताएगा, तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर इसका आंसर होगा। इट मींस ऑल द डिसीजन विच इज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज एड्रेस्ड बाय द पीएम टू द प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इस पे काफी ज्यादा, क्योंकि लॉजिक बात है
इतने सारे अगर आप सोच के देखिए, ये जैसे कोई भी इतनी सारी मिनिस्ट्री है, तो हर मिनिस्ट्री का डिसीजन हर मिनिस्टर ये भी जाके बताए, ये भी जाके बताए, ये भी जाके बताए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन दे दिया है कि जितने भी डिसीजन विच इज टेकन बाय द मिनिस्टर्स, ये सारे पीएम को तो पता ही होंगे, और ये डिसीजन को कौन करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। ठीक है, तो बहुत फेमस एक क्वेश्चन बनता है कि जो पीएम होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज द सेटिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट वॉज कैलकटा इज अ पार्ट ऑफ। कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट कैलकटा में, तो आंसर है हाँ। कहानी कुछ ऐसी थी कि 1757 की होती है, विच इज बैटल ऑफ प्लासी। देन होता है 1764 विच इज बैटल ऑफ बक्सर। तो इन दोनों फाइट के बाद इंडिया का आप कह सकते हैं करीब 70% पोर्शन था, वो पोर्शन इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो लॉजिक बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी, तो ये दोनों सिस्टम किसके हाथ में आ गए थे? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए थे। तो लॉजिक बात है इन दोनों सिस्टम को रन करना वो भी जरूरी है, खाली आपके हाथ में आने से होगा नहीं। तो इस बेसिस पर 1773 का एक एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट में भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की बेस को रखा, आधारशिला को रखा। दैट इज इन 1774 और प्लेस थी आपकी कैलकटा। तो कभी भी आपसे पूछे भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर था, तो वो कैलकटा था, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1950 में जो अपना नॉर्मल मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट है दैट इज इन दिल्ली, वो 50 में आया है, 73 में आपका आया था कैलकटा में। अब इसमें कहानी कुछ 1+3 की थी। एक आपके थे चीफ जस्टिस और 3 आपके थे जज। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है इसमें कि जो आपके चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ध्यान से। तो एलिजा इम्पे कौन थे? ये इंडिया के पहले चीफ जस्टिस थे ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वाज सेट अप इन द कैलकटा। क्लियर? तो इस पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से। तो कभी भी आपसे पूछे इस चीज को लेकर के कि किसने सेटअप किया था, तो आपका कौन होंगे? 73 के थ्रू था एंड दैट वाज इन कैलकटा। क्लियर? चलो, तो इसके ऑब्वियस बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1773। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि होता क्या है। इंडिया में जो सिस्टम होता है या गवर्नमेंट होती है, आप इसको गवर्नमेंट के नाम भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट होती है ना, वो 3 लेवल पे काम करती है। पहली गवर्नमेंट होती है जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है, दूसरी गवर्नमेंट होती है जो कि आपके राज्य स्तर पर काम करती है, और तीसरी गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी विलेज स्तर पे, ग्राम स्तर पे काम करती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तब से थी। तो जो सारा खेल होता है वो आपकी इस वाली चीज को लेकर के बनता है। तो जो विलेज लेवल की आपकी गवर्नमेंट थी, या जो विलेज लेवल की आपके गवर्नमेंट को सेटअप किया गया, ये सेटअप होता है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 73वां 74वां संशोधन 1992। ध्यान से, ठीक है। इस अमेंडमेंट के थ्रू 2 चीजें बनाई गई। एक हुआ एडमिनिस्ट्रेशन इन विलेजेस, और एक हुआ दैट इज अर्बन एरिया, या यू कैन से सिटी। तो जो विलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इनको नाम दिया गया पंचायत। क्लियर? और जो अर्बन एरिया में थे, इनको नाम दिया गया म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज, कई जगहों पे आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा। नगर निगम के नाम से जो मेयर वगैरह बनते हैं वो अलग चीज होती है। वो बेसिकली जो मिलियन सिटी होते हैं, जिन शहरों की आबादी मोर देन 10 लाख होती है, वहां के लिए होता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये होते हैं। क्लियर हो गया? तो गांव के स्तर पर और शहर के स्तर पर सिस्टम को चलाने के लिए 2 लोग होते हैं। तो यहां पे अब आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पंचायत है, तो जब भी आपको पंचायत वर्ड मिलेगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कौन से लेवल की बात हो रही होगी? विलेज पे। तो पंचायत विलेज लेवल होता है, 3 लेवल पे काम होता है। पहला आपका कहलाता है ग्राम सभा, सबसे लोअर पे, या इसको मैं इस तरीके से समझाऊं आपको, जस्ट अ मिनट।
सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। इसके ऊपर जो कमेटी काम करती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति, ध्यान से, ठीक है। या इसी को कई जगहों पे ब्लॉक कमेटी के नाम से भी डिनोट करते हैं, ग्राम सभा, पंचायत समिति, और सबसे ऊपर होता है आपका जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 3 लेवल पे काम होता है इंडिया में पंचायत कमेटी को लेकर। इसका क्या मतलब होता है वो लोग अलग हमसे पंचायत की वीडियो जब कवर करेंगे वहां करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इन तीनों सिस्टम में से आपको विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्लियर? तो इसमें से कौन सी नहीं होगी? तो ऑप्शन आपके सामने कि जो विलेज कोऑपरेटिव उसको बोलते हैं ग्राम सहकारी समिति, ये भी अलग होता है, इसको बाद में ऐड किया गया था तो वो अलग चीज होती है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होती। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट अलोंग विद राजस्थान पंचायती राज सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड। अलोंग विद राजस्थान के अलावा कौन सा स्टेट था जहां पर इस पंचायत सिस्टम को लॉन्च किया गया था? 7 की बात हो रही है, ध्यान से। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो 73rd अमेंडमेंट था दैट इज इन 19, बहुत ध्यान से समझना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके थ्रू भारत में क्या सिस्टम आता है? पंचायत सिस्टम आता है। अमेंडमेंट है तो इसका सीधा मतलब है कुछ चीजें, तो 243 आर्टिकल नंबर ए से 243 ओ, ये आपके आर्टिकल्स थे जो ऐड किए गए थे विच इज रिलेटेड टू द पंचायत सिस्टम। अब यहां पे दूसरा होता है कि इसको कहां पे लॉन्च किया गया था? तो इट वाज लॉन्च, 2 चीजें, सबसे पहले किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जो पीएम थे। और इसको लॉन्च कहां किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था सबसे, अगर आपसे कोई एक पूछे तो वो है नागौर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज इन राजस्थान। कभी भी आपसे पूछेगा राजस्थान में, साथ में आंध्र प्रदेश भी लेकर के आए थे तो आंध्र प्रदेश का ही पोर्शन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए पूछा हुआ है कि इंप्लीमेंटेड कहाँ पे था? राजस्थान के साथ। तो कभी भी पहला पूछेगा तो वो राजस्थान होगा, दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तीसरा है डेट है 2 अक्टूबर 1959। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट जिन्होंने देश की दिशा को चेंज किया है, डायरेक्शन को चेंज किया, उस तरीके की डेट्स को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये आपको पंचायती सिस्टम का बेसिक फैक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस बेसिस पे भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे वी सेलिब्रेट पंचायत राज डे, पंचायती राज सिस्टम। क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन को बताइएगा। डन हो गया? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा एक बार मुझे याद आ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द विलेज नेम। तो विलेज का जो नाम था वो था बागधारी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बागधारी, बागधारी था आपका विलेज का नाम। क्लियर हो गया? तो विलेज भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कब हुआ था, किसने किया था। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विच इज कॉल्ड NIRDPR, NIRDPR। ये तो इसका पूछ रहा है हेडक्वार्टर कहाँ है। देखो क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, दैट इज इन हैदराबाद। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? हैदराबाद। बट इसके बारे में थोड़ी सी कुछ मैं पॉइंट आपको बता दूं। पहला पॉइंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होता है उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हैदराबाद में। और दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना, तो ये बेसिकली देखता है जो लोकल गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट ने शुरू किया था थ्रू पंचायत सिस्टम, थ्रू पंचायत सिस्टम, क्या वो ठीक से काम कर रहा है। इवन यू कैन से व्हाट इज द स्टेटमेंट आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज, दैट वाज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज रनिंग सक्सेसफुली। ये जो स्टेटमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था सिस्टम का, वो चेक करने के लिए तो जो नोडल एजेंसी होती है वो आपकी कौन सी बनाई गई है? NIRDPR। क्लियर हो गया? चलिए तो आज के लिए पॉलिटी के सेक्शन को यहां पे एंड करते हैं। आंसर देते चलिए, प्रिपरेशन करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।